सालों के बाद ईरान और इसराइल के बीच एक ओपन वॉर शुरू ही चुकी है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइल से हमला कर दिया। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है? लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? क्या हम एक भीषण न्यूक्लियर युद्ध से मरने वाले हैं, या हमारी ही देश की पोल्यूशन, महंगाई और नफरत की आग उससे पहले ही हमें जला देगी? ये सच है कि इसराइल ने भी कहा है कि वो ईरान के रॉकेट्स का मुंहतोड़ जवाब देगी, और ईरान ने भी ये बात साफ कर दी है कि अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई करती है तो वो और भी ज्यादा घातक हमले करेगा। इस बार तो सिर्फ वार्निंग था, सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया। अब दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, कोई प्रॉक्सी नहीं है। हमेशा की तरह दुनिया बार बार अब बोल रही है, बड़े बड़े देश बोल रहे हैं कि देखो दोनों साइड को संयम बरतना चाहिए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। लेकिन आज एक्सपेक्टेड यूएस ने कहा है, और साथ ही में G7 कंट्रीज ने कहा है कि इसराइल है राइट टू रिस्पॉन्ड। इसे एक्नॉलेज किया है ईरान के अटैक की निंदा करते हुए। यूएस ने इसराइल के रिटालिएशन को सपोर्ट करने की बात तो की है कि ईरान के ऑयल प्रोसेसिंग साइट को कैसे टारगेट किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह भी बात साफ कर दी है कि इसराइल रिस्पॉन्डर्स में प्रोपोर्शनल मेजर रखे। अगर इसराइल वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक करता है तो यूएस इसका समर्थन नहीं करेगा। पिछले 1 साल से जो जंग इसराइल ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हमास, हेजबोल्ला, हुतीस के साथ लड़ रहा था, अब उसमें खुद ईरान की एंट्री हो चुकी है। इसराइल ने भी ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने का प्रण लेकर रखा है। मिडल ईस्ट में हालात पहले ही बद से बदतर थे, अब इसमें नया इसराइल वर्सेस ईरान वॉर का मंजर अब आ चुका है, और इसका फॉलआउट पूरे दुनिया को झेलना पड़ेगा। जानेंगे आज की वीडियो में कि आखिर क्यों ईरान ने इसराइल पर इतना बड़ा मिसाइल अटैक किया, क्या है इसराइल और ईरान के बीच में जंग और उसकी हिस्ट्री, कैसे देखते देखते हालत इतने बुरे हो गए हैं कि मिडिल ईस्ट के 2 मेजर पावर अब ओपन वॉर के सिचुएशन पर आ गए हैं। इजरायली गवर्नमेंट ईरान को हेड ऑफ द ऑक्टोपस क्यों बुलाती है, और इन सब के बीच में दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं। वायलिन बजाने के अलावा इसराइल कैसे अब रिस्पॉन्स की तैयारी कर रहा है, और क्या रीजनल और ग्लोबल रिपरकशंस हो सकते हैं इस नए जंग में। वर्ल्ड वॉर 3 सच में होगा क्या, या मिडिल ईस्ट के दलदल में बस और जाने ही जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। कहते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी तो मिडिल ईस्ट की वजह से होगी, इसलिए यहाँ की हिस्ट्री जानना थोड़ा जरूरी है। शुरुआत करते हैं एक छोटे से हिस्ट्री लेसन से। इसराइल और ईरान के बीच में कहानी शुरू होती है 1948 से, जब इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी मिडिल ईस्ट के बीचों बीच, क्योंकि ये उसे अपना प्रोमिस्ड लैंड मानते थे। तब ईरान एक सेक्युलर और प्रो वेस्टर्न रजीम था अंडर शाह मोहम्मद रजा पहलवी। अब वो वहां गवर्न करते थे। अब कॉमन स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने की वजह से इंडिपेंडेंस के साथ साथ ईरान और इसराइल के बीच में एक्चुअली इनफॉर्मल रिलेशंस भी एस्टेब्लिश हो गए। हल्की हल्की फॉर्मली ईरान ने कभी इसराइल को एक अलग स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ये बस एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था जिसमें ईरान और इसराइल के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक कूनपरेशन था। ईरान इसराइल को ओनेल सप्लाई करता। दोनों कंट्रीज की मिलिट्रीज भी एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करती। यहां तक जॉइंट ड्रिल्स और एक्सरसाइज भी हुआ करते हैं। आज सोचना बड़ा मुश्किल है ऐसा, लेकिन शुरुआत ऐसी हुई थी। ये सब कुछ इंदम से बदल जाता है 1979 में, जब प्रो वेस्टर्न शाह रेजा पहलवी को हटाकर पावर अस्यूम करते हैं शिया क्लेरिक आयतुल्ला खुमैनी। अब सेक्युलर और लिबरल ईरान की जगह आता है एक थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑन ऑफ ईरान। और ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ऑफिशियली इसराइल का एक कट्टर ऑपोनेंट बन जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद ईरान ने इसराइल को एक इलिजिटिमेट जायोनिस्ट रजीम कहा। जायोनिज्म एक पॉलिटिकल, एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट है जो 19वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। इसका मेन एम था जूस के लिए एक इंडिपेंडेंट होमलैंड एस्टेब्लिश करना, जो इवेंचुअली 1948 में इसराइल के क्रिएशन के साथ पूरा होता है। जायोनिज्म का फोकस था कि जूस अपना एक अलग नेशन बना सके, जहां वो अपनी कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को फ्रीली प्रैक्टिस कर सके। स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट, और ये सत्य है कि यूरोप और बाकी दुनिया में काफी परसिक्यूशन फेस करना पड़ा जूस को। हिटलर और नाजी एट्रोसिटीज के बाद जायोनिस्ट मूवमेंट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और यूएन वेस्टर्न पावर्स इसराइल की स्थापना करने में बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। लेकिन शिया क्लेरिक रूल्ड ईरान का स्टांस हमेशा रहा है कि इसराइल का एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट के लिए, मुस्लिम्स के लिए, स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियंस के राइट के खिलाफ है। इस सब को ध्यान में रखते हुए ईरान के टॉप लीडरशिप ने इसराइल की डिस्ट्रक्शन के कॉल भी दे दिए,
और आज के डेट में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो सबसे बड़ा कारण यही स्प्लिट, यही डिफरेंस ऑन ऑफ ओपिनियन, यही जंग है, जो कुछ टाइम तो खंडे बस्ते में गया था, लेकिन पिछले 1 साल में फिर से हमारे सामने आकर एक रियलिटी बन गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे समझने से पहले यह भी आप जान लो कि अगर एक बड़ा युद्ध होता है, रीजनल या ग्लोबल, तो ग्लोबल इकोनॉमी जिसकी हालत ऑलरेडी टाइट है, वो और भी टाइट हो जाएगी, वो नीचे ही चले जाएगी। और वैसे में भी आप जानते हैं हमारे देश में जॉब्स की सिचुएशन कितनी टाइट है। अब यहां समझने की बात यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में यह सेंटिमेंट हमेशा से ही रहा है, यह मौजूद रहा है कि इजरायली ऑक्यूपेंट्स हैं इस लैंड के जिन्होंने पैलेस्टीनियन जमीन पर कब्जा किया है, ठीक जैसे पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अभी के बाय द वे JNK इलेक्शंस कंप्लीट हुए। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ आपको, 90 सीट्स पर इलेक्शन हुए जिन्हें हम अपना मानते हैं। मिडिल ईस्ट में लोगों का यह भी मानना है कि वेस्टर्न पावर्स ने जानबूझकर एक प्रिडोमिनेंटली और हिस्टोरिकली इस्लामिक लैंड में आर्टिफिशियली एक ज्यूइश स्टेट को प्लांट किया है। कुछ हार्डलाइनर मुस्लिम्स तो अब इसीलिए इजराइल के डिस्ट्रक्शन को अपनी रिलीजियस ड्यूटी मान चुके हैं, और यही रहा फॉल्ट लाइन, यही है एक फंडामेंटल फॉल्ट लाइन। इसलिए तेहरान में कट्टर इस्लामिक क्लेरिक्स के टेक ओवर करने के बाद ईरान की पैलेस्टाइन और इजराइल को लेकर पोजीशन और भी ज्यादा हार्डलाइन हो गई कि हम बात ही नहीं करेंगे, तुम यहां से निकलो, हम तुम्हें खत्म करेंगे। इनफैक्ट यह नई रेजिम को, जो काफी ज्यादा एंटी यूएस और एंटी इजराइल थी, उन्होंने यूएस को बड़े और इजराइल को छोटे शैतान की तरह देखना शुरू कर दिया। इस छोटे शैतान पर काबू पाने के लिए और पैलेस्टीनियन लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, उनका देश दिलवाने के लिए हार्डलाइनर आयरेनियन गवर्नमेंट ने इजराइल के आसपास के रीजन्स में मिलिशियस को खड़ा करना शुरू कर दिया, उन्हें इक्विप और फंड करना शुरू कर दिया। इस दौरान जन्म होता है हेजबोला और हमास जैसे ग्रुप्स का, जो आज भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये ग्रुप्स ईरान के फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन के तहत बनाए गए थे। ये डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि अपना पावर अपने बॉर्डर से आगे आप कैसे एक्सर्ट कर सकते हो, और वो भी बिना डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के या बिना अपने आप को सामने लाए। ये प्रॉक्सीज इन्होंने बनाए। 1990s में, याद रखिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी धीरे धीरे उभरने लगा था। ईरानियन लीडरशिप मानती थी कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो यूएस उनका रिजीम चेंज करने या उन पर आक्रमण करने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता था। मने अगर ईरान बना न्यूक्लियर तो खत्म हो गया इजराइल। और इसलिए यहां से शुरू होता है एक खतरनाक प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे इजराइल ने अनऑफिशियली तो न्यूक्लियर पावर स्टेटस 1960s में ही हासिल कर ली थी, थैंक्स टू पापा अमेरिका। लेकिन वो हरगिज नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में कोई भी और देश हो जो न्यूक्लियर वेपन पॉसेस करने के आसपास भी भटके। इजराइल का बिगिन डॉक्ट्रिन इसीलिए इस्तेमाल किया गया। ये डॉक्ट्रिन क्या है? ये डॉक्ट्रिन अलाउ करता है इजराइल को कि वो कहीं भी, अगर कोई भी एंटी इजराइल देश हो उसके आसपास, उसे वो न्यूक्लियर वेपन्स या कोई भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाने ही नहीं देगा। इजराइल की पॉलिसीज, इजराइल का पॉलिटिक्स, इजराइल का डॉक्ट्रिन अलाउ करता है कि वो किसी देश के भी जाकर वेपन्स डिस्ट्रॉय कर देगा जो इजराइल को थ्रेटन कर सकता है इन द फ्यूचर। इजराइल ने इसी डॉक्ट्रिन के तहत 1981 में इराक के ओसाइरक न्यूक्लियर रिएक्टर पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए थे। इजराइल का कहना था कि सद्दाम हुसैन वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, कोई पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होने वाला था। ईरान के बढ़ते न्यूक्लियर एम्बिशंस को देखते इजराइल ने यही डॉक्ट्रिन ईरान के अगेंस्ट भी यूज किया, लेकिन इस बार फाइटर प्लेन्स इस्तेमाल नहीं किए गए। साल 2007 से एक एक करके ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टीरियसली मरने लगे या उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। इन सब मिस्टीरियस किलिंग्स में इजराइल के मुसाद इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ माना जाता है। इनमें सबसे फेमस केस एंड ड्रामेटिक केस था मोहसिन फखरीजादे का, जो ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें मारने के लिए इजराइल ने एक AI रोबोट और एक रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन का इस्तेमाल किया था। तो किस लेवल पे आप देख लीजिए इजराइल काम कर रहा है। इजराइल के एंटी आयरन ऑपरेशन सिर्फ असैसिनेशंस तक ही लिमिटेड नहीं थे।
साल 2010 में इजराइल और CIA ने मिलकर स्टक्सनेट नामक एक कंप्यूटर वर्म का भी इजाद किया, जिसके जरिए इस वर्म को कंप्यूटर सिस्टम्स में इंसर्ट करके वहां के ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर एजेंट्स ने इस वर्म की मदद से ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को मैलफंक्शन करवा दिया, इनको खराब करवा दिया, जिससे ईरान का पूरा एनरिचमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम था वह सालों पीछे चला गया। तो इतने लेवल पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। दरअसल इजराइल इंटेलिजेंस ईरान के हर इंस्टीट्यूशन में घुस चुका है। इनका प्रेजेंस इतना डीप और ट्रबलसम हो चुका है ईरान के लिए कि ईरान कभी इस पर खुलकर बात भी नहीं करती है, क्योंकि अगर आपके देश में दुश्मन सीक्रेट ऑपरेशन इतनी आसानी से कर पाता है, इतना डीप घुस चुका है, तो सवाल तो आप पर भी पूछा जाएगा था कि भाई आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। इसी वीक फॉर्मर आयरेनियन प्रेसिडेंट ने माना है कि ईरान के एंटी मोसाद इंटेलिजेंस यूनिट का जो चीफ था वो अपने आप एक मोसाद का एजेंट निकला। बताइए, ऐसी तो हालत करके रखी है ईरान की सिक्योरिटी अपैरेटस की और न्यूक्लियर अपैरेटस की, लेकिन इस बदहाली के बावजूद ईरान इसराइल को ईंट का पत्थर से देने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी ऐसी बात चल रही है कि 2 दशकों में ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं ये सक्सेसफुल काफी हद तक रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में वो पावरफुल होते रहे हैं। हिजबुल्लाह, हमास तो है ही, अब यमन में हूतीज भी अपना पकड़ वहां मजबूत कर रहे हैं। पैलेस्टीनियंस पर दशकों से जुल्म होते आए हैं, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। और वहां गजा में एक ओपन प्रिजन में रह रहे हैं, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। इसी एक्सप्लॉयटेशन, इसी डेस्परेशन का फायदा उठाती है हमास, और 1 साल पहले हमास कुछ ऐसा प्लान कर देती है जिससे मिडिल ईस्ट में मारो आंख सी लग गई। 7 अक्टूबर 2023 को ईरान की इशारे पर हमास इसराइल पर एक बड़ा आतंकी हमला करती है, जिसमें अगले ही दिन से लेबनान स्थित हिजबुल्लाह भी इसराइल पर बमबारी करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में यमन के कूती रेबल्स भी इसराइल पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। रेड सी पर गुजर रहे शिप्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से अटैक्स झेल रहे इसराइल पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उनकी डिफेंसेस भी स्ट्रांग होती है और वो अपने ऑपरेशन शुरू कर देते हैं गजा में और फिर लेबनान में। हमास टेरर अटैक्स और इसराइल का जो गजा पर जेनोसाइड होता है, उसके बाद इस पर हमने पूरे लंबे एपिसोड्स बना के रखे हैं। अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, नीचे मैंने लिंक्स दे के रखे हैं, उसे देख लीजिएगा। लेकिन अब आती है इंटरेस्टिंग बात की ये दिखी कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ कैसे बढ़ता है। ईरान के प्रॉक्सी से डील करने के लिए इसराइल इस साल के शुरुआत से ही सीरिया और लेबनान पर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस करना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में प्राइमरीली हिजबुल्लाह के कमांडर्स और ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स को टारगेट किया गया, जो सीरिया और सदर्न लेबनान से इसराइल पर अटैक्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को मालूम था कि ये जो जंग हमास के साथ शुरू हुई थी, ये वॉर की तरफ बढ़ते सिर्फ कदम ही थे। ये जो आज हम देख रहे हैं, ये होना ही था। ये कदम इसी तरफ जा रहे थे। ईरान और इसराइल में टेंशन्स काफी टाइम से चल रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस इसराइल करती आई है, लेकिन इन क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में अप्रैल के महीने में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन हुआ, क्योंकि इस ऑपरेशन में टारगेट बना सीरिया के डेमास्कस स्थित ईरानियन कॉन्सुलेट। ये अटैक 2 कारणों से ईरान पर एक डायरेक्ट अटैक माना जा सकता है। पहला तो किसी भी देश का एम्बेसी या डिप्लोमेटिक मिशन उस देश का हिस्सा माना जाता है, यानी कि सीरिया में जो एयर स्ट्राइक हुआ ईरानियन कॉन्सुलेट पर, वो सीरिया में नहीं, वो बल्कि ईरानियन सोइल पर एयर स्ट्राइक माना जा सकता है। दूसरा कि इस अटैक में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के साथ ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 2 टॉप जनरल्स मारे गए। अब ये भी देखिए, ईरान के प्रॉक्सीज की बात अब नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल्स आयरेनियन कमांडर्स थे। जाहिर सी बात है कि ईरान में भी रिटेलिएट करने की बात की, डायरेक्ट अटैक करने की बात की। ईरान ने 13 अप्रैल को इसराइल पर 300 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल्स फायर किए थे, मिसाइल्स, ड्रोन्स के तौर पर। लेकिन उस वक्त यूएस, फ्रांस, यूके, यहाँ तक कि सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे अरब देश ने भी इस अटैक को रिपेल करने में इसराइल की मदद की। ज्यादातर प्रोजेक्टाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए गए, अटैक फेल हो गया, लेकिन इसराइल पर फिर भी जवाबी कार्रवाई इसराइल ने लॉन्च किया। इसराइल ने रिटेलिएट किया। इस अटैक में कुछ ही दिनों के अंदर ईरान के इस्फहान शहर के पास स्थित एक स्मॉल साइज्ड क्वाडकॉप्टर ड्रोन के एक एयर डिफेंस बैटरी को टारगेट किया गया। हालांकि ईरान या इसराइल ने कभी भी इस अटैक को ऑफिशियली एक एक्ट ऑफ रिटेलिएशन की तरह एक्नॉलेज ही नहीं किया और बात आगे नहीं बढ़ी, उसको दबा दिया गया। लेकिन इस अटैक से ईरान को एक डीपर मैसेज जरूर कन्वे कर दिया गया। दरअसल इस्फहान शहर में ही ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम भी स्थित है
और इसी जगह पर एक स्मॉल स्केल अटैक करके इसराइल ने ईरान को बता दिया कि बॉस, हमें पता है आपके सेंसिटिव लोकेशंस के बारे में, तो थोड़ी सी मर्यादा रखे। अगले ही महीने तत्कालीन ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हवाई दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस पर भी कुछ कंट्रोवर्शियल थ्योरीज है, कंस्पिरेसी थ्योरीज है, पर वैसा कुछ एंगल अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया है। लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जुलाई के महीने में फिर ईरान में हमास लीडर इस्माइल हानिये को भी मार गिराया जाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई इंसिडेंट नहीं था। इसके लिए ईरान ने ऑफिशियली इसराइल को ब्लेम किया है, एलिगेशंस लगाए हैं। इसराइल ने भी कभी हानिया की मौत में अपने रोल को डिनाई नहीं किया। उस वक्त भी ईरान ने हानिया की मौत का बदला लेने की बात की थी, लेकिन फिर से बैक चैनल टॉक्स हुए, यूएस इंडिया इंटरवेंशन किया और मामला फिर से दबा दिया गया। रेड लाइन तो क्रॉस हुआ, लेकिन अभी भी एक्ट नहीं हुआ। लेकिन कितनी बार रफा दफा कराओगे, क्योंकि अब आता है पूरा एक सीरीज ऑफ मेजर एस्केलेशन, जिसको ईरान कह रहा है रेड लाइन आपने बार बार क्रॉस किया है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी अटैक्स किए, फिर हिजबुल्लाह चीफ नसरअल्लाह और इरानियन कमांडर का भी बेरूट में असैसिनेशन हो गया, और अब लेबनान में आईडीएफ ने तो ऑल ग्राउंड बने ऑन ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया है। तो एक के बाद एक इसराइल ने इरानियन इंटरेस्ट पर हमले किए हैं, रेड लाइंस क्रॉस किया है, और ईरान अब चुप बैठे नहीं सकता है, नहीं तो उसको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। फाइनली 1 अक्टूबर की शाम को ईरान ने इसराइल पर अपना सबसे बड़ा मिसाइल बराज लॉन्च कर ही दिया। इस वक्त आसमान में ये मिसाइल्स बरस रहे थे। उससे कुछ ही मिनट पहले तेल अवीव के सदर्न रीजन में एक मेजर टेरर अटैक हुआ। हमास के 2 आतंकी गन्स लेकर एक ट्रेन स्टेशन और उसके आसपास एरियाज में शूटिंग करते हैं, और इस ट्रैजिक इंसिडेंट में 7 इसराइली मारे जाते हैं। इससे बस एक ही बात दिखाई जाती है कि आपके पास हाई टेक होगा, मिसाइल्स हो, एयर डिफेंस हो, आयरन डोम हो, लेकिन ये टेरर अटैक्स आप कैसे रोक पाओगे? ये तो चलते ही रहेंगे वॉर के बाद भी। अब इजरायली मिलिट्री और पॉलिटिकल सर्कल्स में कंसेंसस है कि ईरान के मिसाइल अटैक्स का कड़ा जवाब तो देना होगा। अभी तक इसराइल ने अपना फाइनल रिस्पॉन्स डिसाइड नहीं किया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय शायद कुछ दिनों में आपको दिख जाए। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल ईरान के एयर डिफेंस के साथ साथ उसके ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स पर हमला करना चाहता है। ईरान पर पहले से ही क्रिपलिंग सैंक्शंस लगा के रखे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएस ने, जिसके उससे इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में है ईरान की। अब ऐसे में उसके ऑयल फैसिलिटीज पर अगर एक अटैक होता है तो सिर्फ ईरान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, आप पर और हम पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अगर उसकी ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करोगे तो मिडिल ईस्ट से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाने देंगे हम। उधर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पहले से ही ईरान के लोगों को सीधा एड्रेस करना शुरू कर दिया है, हिंट देना शुरू कर दिया है कि वो ईरान में सत्ता पलट करना चाहते हैं। इसराइल और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज अगर आमने सामने देखें तो कांटे की टक्कर नजर आती है। इसराइल के पास रफली 1,70,000 एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं, जबकि ईरान के पास इसके मुकाबले कहीं ज्यादा, लगभग 5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं। यहाँ ईरान मैन पावर इन टर्म्स ऑफ मैन पावर तो आगे है, लेकिन याद रखिए इसराइल की रिजर्व फोर्स काफी स्ट्रांग है, करीबन 4,50,000 के आसपास। इसमें लोग और भी शामिल हो सकते हैं, तो टोटल मिलिट्री फोर्स तो सब्सटैंशियल उनका भी बनता है। ग्राउंड फोर्स के लिए ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC है और उसकी रीजनल मिलिशियस है। हिजबुल्लाह है, प्रॉक्सी वॉरफेयर करते हैं और ये काफी स्ट्रांग है। प्रॉक्सी वॉरफेयर करने के लिए इसराइल के पास ऑन द अदर हैंड वेल ट्रेन्ड कन्वेंशनल ग्राउंड फोर्स है, लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर करने के लिए ईरान यहाँ उनका ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलायंस है। लेकिन याद रखिए वहीं इसराइल के पास फौफा अमेरिका भी है, उनका हाथ भी है। अमेरिका का हालांकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को देखते हुए एक आर्मी टू आर्मी ग्राउंड कम्बैट हमें दिखता नहीं है, इतना आसान होने वाला नहीं है कि वो लेबनान के थ्रूब्स भेजे। ज्यादा चांसेस यह है कि जंग अब हवा में लड़ी जाएगी और एयर पावर में इसराइल काफी आगे है। इसराइल के पास 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग एडवांस्ड F-35 स्टेल्थ फाइटर, जो कि अमेरिका वैसे ज्यादा देशों को देता नहीं है। सैंक्शंस की वजह से ईरान का जो एयरफोर्स है वो काफी डिप्लीटेड है। माना जाता है 300 से 500 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, लेकिन वो आउटडेटेड रशियन एंड चाइनीज मॉडल्स हैं। उनके पास कोई लेटेस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स नहीं है। उनके एयर डिफेंसेस भी उतने केपेबल नहीं है जितना कि इसराइल का है। मिसाइल कैपेबिलिटीज के अगर हम बात करें तो ईरान फिर से काफी स्ट्रांग नजर आता है।
ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, जिनमें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल है। मिडिल ईस्ट के किसी भी कोने को वो टारगेट कर सकते हैं। इसराइल के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, लेकिन उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन ड्रोन, डेविड स्लिंग, एरो 3 काफी इफेक्टिव है कि अगर उन पर कोई अटैक करें तो वो अपने आप को बच बचाव कर सकते हैं। तो भाई, जब कांटे की टक्कर है, जब इतनी लंबी रंजिश है, तो फिर क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 का मंजर देखे हैं? न्यूज चैनल में तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। न्यूज चैनल तो कहीं भी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दे, यूक्रेन रशिया भी शुरू कर दे, ईरान इसराइल भी शुरू कर दे, उन्होंने तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, वर्ल्ड वॉर 56 कर चुके होंगे अभी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन फैक्ट तो यही है कि अगर वर्ल्ड वॉर हो सकता ना, तो अभी पिछले 1 साल में हो चुका होता। वर्ल्ड वॉर 3 किसी को नहीं चाहिए, बस सब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समझाता हूं कैसे। ईरान जानता है कि अगर इजरायली सिविलियंस को वो ज्यादा मारेगा तो एस्केलेशन होगा तो अमेरिका वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर पापा वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। उधर इसराइल यही चाहती है बाय द वे कि पापा अमेरिका आए, मैं नहीं कर सकता हूँ, अमेरिकन ट्रूप्स आए, अमेरिकन टैक्स पेयर मनी आए और फिर से एक जंग थोड़ी छुटता है, जैसे कि इराक में हुआ था, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, अब ईरान के साथ भी हो जाए। अब ईरान की प्रॉब्लम यह है कि अगर वो अमेरिका के डर से दुबक कर बैठ जाती है तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो जो रीजनल पावर स्टेटस है, उसका जो नेटवर्क है, वो बुरी तरीके से चरमुरा जाएगा। इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रही है कि अपने आप को असर्ट करे, इसराइल के सामने बार बार मिसाइल लॉन्च करे। होता कुछ नहीं है, लेकिन लॉन्च कर रही है मिसाइल। इसराइल के पास भी ऑप्शंस एक्चुअली लिमिटेड है। आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, हिजबुल्ला लीडरशिप को आपने मार गिराया, पेजर्स आपने एक्सप्लोड करा दिए, टैक्टिकल एडवांटेज आपको मिल गया, हेडलाइंस आपको मिल गया, हवा आपकी तरफ बहने लगी, लेकिन इससे वॉर्स नहीं जीते जाते। आप देख लो 1 साल बाद क्या हुआ है। हमास जैसे फोर्स को भी आप पूरी तरीके से हरा नहीं पाए, ना आपके हॉस्टेजेस आपके पास वापस आ पाए हैं। और लेबनान में तो ग्राउंड इन्वेजन करने के साथ साथ ही इसराइल के ट्रूप्स मारे जाने लगे हैं। इसीलिए यूएसए इसराइल से कह रहा है कि भैया, तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब पीछे हट जाओ। लेकिन नेतन्याहू का तो मानना है कि मौका यही है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिट करो और उसे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट से नो न्यूक्लियर स्टेट की तरफ ले जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका दोनों यह जानते हैं कि वो ईरान पर जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बात अमेरिका ने इराक में रियलाइज किया, ये बात अमेरिका ने अफगानिस्तान में रियलाइज किया, ये बात इसराइल ने लेबनान में रियलाइज किया कि वो एक वाइडर वॉर, एक ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर पाएंगे, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, उसमें सिर्फ जाने ही जाने वाली हैं और एक स्टेलमेट बन जाएगा। और जितना भी नेतन्याहू टीवी पर बोले, ईरान का रेजिम चेंज इतना आसान नहीं होगा। लोग अपने ही रेजिम के अगेंस्ट, अपने ही रेजिम के खिलाफ बात नहीं करेंगे जब बाहर से कोई इन्वेजन होगा। और हो सकता अगर रेजिम चेंज हो जाए तो ऑल्टरनेटिव और भी कट्टर निकले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस सब के बीच में भारत को भी एक बैलेंसिंग गेम खेलना होगा। हमारे रिलेशंस देखिए, इसराइल से एक तरफ कितने अच्छे हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत से भारत ने यह भी कहा है कि हम एक 2 स्टेट सॉल्यूशन का हल चाहते हैं, लेकिन पैलेस्टाइन को अपना स्टेट मिले, उनका अपना हक मिले और इसराइल भी वहां शांतिपूर्वक रहे। लेकिन इस बात को इसराइल नहीं मानता है। हमारे रिलेशंस ईरान से दशकों से बहुत अच्छे रहे हैं, हम उनसे एनर्जी भी लेते हैं और आज तक भारत में हिजबुल्ला को एक डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप घोषित नहीं किया है। अगर मिडिल ईस्ट में बात बढ़ती है, युद्ध बढ़ती है और एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, तो हमारा ऑयल इंपोर्ट आधे से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सारी बातें दिखाती हैं कि मिडिल ईस्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है और हमारा रोल भी उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और दुनिया भर की पीस एंड स्टेबिलिटी भी उससे कितनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। युद्ध कितना बढ़ेगा, इस पर तो बड़े बड़े विद्वान इस सवाल पर लगे हुए हैं। लेकिन गजा में लोग अभी भी डिस्प्लेस्ड हैं, बच्चे अभी भी टेंट में रह रहे हैं। सर्दी का मौसम फिर से आने वाला है, ना कोट है, ना मोजे है, ना साफ पानी है, ना ठीक से खाना है। बच्चे फिर से हाइपरथर्मिया से मरेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। और बड़े बड़े देश हाइपरसोनिक मिसाइल एक दूसरे पर दागते रहेंगे। लेकिन जब तक सारे देश इस बात पर सहमत नहीं होते हैं कि भैया एक 2 स्टेट सोल्यूशन ही रास्ता है, तब तक मिडिल ईस्ट के इस दलदल में बस और जाने ही जाती रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।